हेलो बॉयज़। पिछले वीडियो क्लिप में मैंने आपको वर्धमान और ह्रासमान से संबंधित ऐसे प्रश्नों को हल करना सिखाया था जिसमें फलन का जो है अंतराल दे रखा था और ये बताना था कि उस अंतराल में फलन जो है वर्धमान है या ह्रासमान है। अब मैं इसके विपरीत ऐसे प्रश्नों को जो है आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको जो है फलन का अंतराल ज्ञात करना है, वर्धमान है या ह्रासमान है ये उसमें दे रखा है। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल 10 यहाँ पर लिखा हुआ है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन f(x) बराबर x³ माइनस 4x प्लस 6 ये दे रखा है। तो अंतराल ज्ञात करना है कि जिसमें ये फलन a निरंतर वर्धमान है और b निरंतर ह्रासमान है। कैसे हल करेंगे देख लीजिए। जैसे हम अब तक करते आए हैं, सबसे पहले f(x) बराबर लिख दिया मैंने x² माइनस 4x प्लस 6, इसलिए f' यानी इसका x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन किया तो x² का हुआ 2x माइनस 4x का 4 हो गया प्लस 6 का 0 हो गया, तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 कॉमन आ गया इसमें x माइनस 2। अब देख लीजिए, इसका a पार्ट कर रहा हूं। चूंकि फलन निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान का अर्थ आप समझते होंगे। निरंतर वर्धमान का मतलब है कि f' इज ग्रेटर देन 0 implies that f' इज ग्रेटर देन 0 implies that 2x माइनस 4, इसको भी लिख सकता था मैं इसकी जगह पे, 2x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0 implies that x इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 2 आया, तो x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हुआ, अंतराल क्या हुआ आपका, x 2 से अधिक है। तो 2 से अधिक का मतलब 2 को छोड़कर और अनंत तक, तो उसको कैसे लिखेंगे अंतराल को, 2 2 और अनंत लिखेंगे और ओपन इंटरवल लगाएंगे इसमें, क्योंकि 2 से अधिक है तो 2 से अधिक का मतलब उसमें 2 शामिल नहीं है और अंतराल तो कभी अनंत तो जो है कभी भी उसमें सम्मिलित नहीं होता है। तो ये हो गया आपका 2 और अनंत, हमेशा पहले छोटा लिखा जाता है फिर बड़ा लिखा जाता है। बी देख लीजिए, चूंकि यहाँ पर देखो निरंतर ह्रासमान है, फलन निरंतर ह्रासमान है, इसलिए f' इज लेस देन 0 हो जाएगा आपका। ह्रासमान में f' इज लेस देन 0 होता है। 2x माइनस 4 इज लेस देन 0 इम्प्लाई दैट x इज लेस देन 2, यानी x 2 से छोटा है। तो आप 2 से छोटा का मतलब क्या हुआ, 2 को छोड़कर उससे छोटा कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक। 2 से छोटा जो वास्तविक संख्याएं जब आएंगे तो 2 के बाद 0 आएगा, 0 से जो है आप कम होता जाएगा, ऋण अनंत तक चले जाएगा, तो आपका अंतराल हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी 2 और दोनों पे ओपन इंटरवल लग जाएगा। अब देख लीजिए, इसी प्रश्न को जो है इस प्रकार से भी ये किया जाता है। इसी प्रश्न को सामान्यतः एक दूसरी विधि से भी हल किया जाता है कि जब हमने यहाँ पर f', क्योंकि अगर यहाँ पर तो जो है आपका x का एक ही मान प्राप्त हो रहा है, वो 2 है, एक ही गुणनखंड है इसका x माइनस 2, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न आएंगे जिसमें एक से ज़्यादा गुणनखंड होंगे। अगर एक से ज़्यादा जो है f' के एक से ज़्यादा गुणनखंड होंगे तब ऐसी विधि से उस प्रश्न को हल करना संभव नहीं होगा। तो अगर जैसे इस प्रश्न में जो है आपने एक ही गुणनखंड है तो इसको सामान्यतया एक दूसरी विधि से भी किया जाता है कि जैसे f' बराबर 2x माइनस 2 आया तो हम क्या करते हैं कि f' बराबर क्या लेते हैं, इसमें 0 ले लेते हैं। देख लीजिए, ऐसा लेते हैं कि f' इज इक्वल टू 0 implies that 2 और x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और implies that ये हो जाएगा x बराबर 2। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होते हैं कि ये देखो, ये वास्तविक संख्या रेखा लेते हैं, वास्तविक संख्या रेखा इस प्रकार से लेते हैं। इस पर चूंकि एक ही है x का मान, 2 यहाँ पर कहीं पर भी जो है बीच में 2 ले लेते हैं। तो देख लीजिए, 2 के दाहिनी तरफ हो जाएगा आपका इनफाइनाइट और 2 के बाईं तरफ हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, यहाँ तक जाएगा।
तो आपके दो अंतराल प्राप्त होंगे। पहला अंतराल होगा आपका, पहले हम अगर इसको बोले तो ये दो असंयुक्त कहेंगे इसको, ओपन इंटरवल, टू इनफाइनाइट, पहला अंतराल ये हो जाएगा, और दूसरा अंतराल हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट और टू, ये दो अंतराल जैसे उसमें प्राप्त हुआ। तो अब क्या किया जाता है कि सबसे पहले यहाँ पर जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे एक चाहो तो आप जो है इस पर जैसे टू इनफाइनाइट कीजिए, यानी आपका जो है x बिलोंग्स टू टू इनफाइनाइट, x बिलोंग्स टू टू इनफाइनाइट implies that f डैश x बराबर, देखिए अगर x का मान टू इनफाइनाइट रखें हम, तो x डैश x का अर्थ क्या हो जाएगा, f डैश x बराबर, देख लीजिए यहाँ पर अगर हम देखो टू दो से अधिक रखें, देखो अगर x का मान हम दो से अधिक रखें तो दो से अधिक रखें का मतलब क्या हुआ, यहाँ से देखिए इसमें अगर f डैश x में यहाँ पर दो से अधिक रखेंगे तो इसका मान क्या आएगा, x की जगह पर अगर दो से बड़ी संख्या आएगी तो दो से बड़ी संख्या में दो घटाने पर निश्चित तौर पे क्या आएगा, धनात्मक आएगा। तो f डैश x क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन टू हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर देख लीजिए इसमें रखा जाता है मान कि दो इनफाइनाइट का क्या मतलब, दो से बड़ी संख्या रखना, दो और से लेकर इनफाइनाइट में दो से बड़ी संख्या, और यहाँ पर x की जगह पर अगर दो से बड़ी संख्या रखेंगे तो आपका जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो से बड़ी रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, धनात्मक आ जाएगा। दो से बड़ी मानी तीन रख सकते हैं हम, तो तीन ऋण दो बराबर जो है एक, यानी धनात्मक आ जाएगा। धनात्मक का मतलब हो गया आपका ग्रेटर देन टू, तो इसका मतलब अतः टू इनफाइनाइट पर फलन क्या है आपका, वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है, जैसे उसमें भी आया। और अब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, x बिलोंग्स टू, या यूं कह देंगे x बराबर हम लिखेंगे क्योंकि ये अंतराल है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू इम्प्लाइज दैट f डैश x बराबर क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए। अब फिर से इसमें देखो दो से छोटी संख्या, टू माइनस इनफाइनाइट में दो से, अगर दो से छोटी संख्या इसमें रखेंगे, दो से छोटी माना एक रख दिया हमने, तो एक ऋण दो नेगेटिव हो जाएगा। दो से छोटी संख्या शून्य रखेंगे तो शून्य ऋण दो, शून्य में से दो घटा के भी नेगेटिव आएगा। अगर -1 लिखते हैं तो -1 -2 तो वो भी -3 हो जाएगा। यानी आप देख रहे हैं f डैश x इज लेस देन क्या हो रहा है आपका, ये लेस देन जीरो आ रहा है, जीरो से कम माने नेगेटिव आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो अतः माइनस इनफाइनाइट टू पर जो है फलन क्या है आपका, क्या इस पे जो है फलन जो है आपका क्या है, ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है। तो अमूमन अधिकांश तो इस विधि का जो है प्रयोग किया जाता है। हाँ, एक चीज और भी है, जैसे मैंने x बराबर इतना लिखा, तो यहाँ पर जो है ये इसको जो है कभी कभी टेबल बनाकर भी लिया जाता है। जैसे हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, अंतराल लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर f डैश x का मान, या यहाँ पर चिन्ह भी लिख रहा है, ये f डैश x का मान या चिन्ह, और यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर तीसरा, ऐसा भी करते हैं फलन की प्रकृति, ऐसा भी किया जाता है फलन की प्रकृति। तो जैसे अंतराल हो गया यहाँ पर टू इनफाइनाइट रख दिया अंतराल, f डैश x का मान देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर f डैश x का मान यहाँ पर जो है आपका क्या है, f डैश इज ग्रेटर देन टू, नहीं ग्रेटर देन जीरो होना चाहता है, इसमें पॉजिटिव आए तो ग्रेटर देन जीरो होता है, इसमें जो मैं अभी बता रहा था, तो ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पर ये माने यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन जीरो, या धनात्मक भी लिख सकते हैं, और फलन की प्रकृति हो जाएगी, फलन क्या है, निरंतर वर्धमान है। और दूसरा लिखेंगे जैसे माइनस इनफाइनाइट टू यहाँ पर, और यहाँ पर अभी हमने माइनस इनफाइनाइट टू देखा, तो f डैश का मान जो है लेस देन क्या है, जीरो, या नेगेटिव भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर फलन क्या है आपका, निरंतर ह्रासमान है, ह्रासमान। इस प्रकार से एक टेबल बनाकर के भी इसको किया जाता है। ये टेबल आपकी इस प्रकार से, आपकी ये टेबल हमने ये बना दी, तो इस प्रकार से भी जो है इन प्रश्नों को हल किया जाता है। तब ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको।
तो अमूमन इस विधि का ही प्रयोग किया जाता है। तो खैर मैंने आपको जो है इसमें जो है आपको ये बताया 10वां सवाल। अब ये देखो 11वां एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। वे अंतराल ज्ञात कीजिए, इसमें भी अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) बराबर 4x क्यूब फलन है -6x² -72x + 6 + 30 द्वारा प्रदत्त फलन जो आपका f जो है a, ये दो पार्ट हैं, a निरंतर वर्धमान है और b निरंतर ह्रासमान है। यानी जैसे इसमें पूछे गए थे दो पार्ट, इस वाले क्वेश्चन में दो पार्ट थे कि निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान ज्ञात, तो अंतराल ज्ञात करना। तो अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप जो है f(x) बराबर लिख देंगे आप यहाँ पर, ये जो फलन दे रखा है अब लिखेंगे, इसलिए f' बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये x क्यूब का जो है 3x² होता है, तो 3 चौको 12x² हो गया आपका, माइनस ये देखो x² का डिफ्रेंसिएशन 2x होता है तो 6 दूना 12x हो गया, अब माइनस 72x का 72 हो गया और प्लस 30 का तो 0 होता है, कांस्टेंट टर्म का जो है डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। बराबर देख लीजिए इन तीनों में मैंने 12 कॉमन निकाला तो 12 यहाँ पर आएगा x² माइनस x माइनस 6 हो गया। अब आपने जो है बराबर हो गया 12, इसके जो गुणनखंड किए वो होते हैं आपका x + 2 x - 3, x + 2 x - 3। तो देख लीजिए f'। अब क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने अभी जो पिछला बताया था कि उसमें मैंने अभी जहाँ पर ये लास्ट में क्या काम किया था कि f' बराबर 0 लेते हैं, जो मैंने अभी इसमें आपको बताया कि यहाँ पर जहाँ मैंने यहाँ पर बताया f' बराबर 0 लेने से आपको x के मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ये सवाल आ गया, f' बराबर 0 इम्प्लाइज दैट ये 12x + 2 x - 3 बराबर 0 इम्प्लाइज दैट, देखो अगर x + 2 0 हो जाएगा तो x बराबर -2 हो जाएगा और x - 3 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 3। तो x के यहाँ पर दो मान प्राप्त हुए, पिछले सवाल में एक ही मान प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक जो है संख्या रेखा खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे, इसमें ये -2 हो गया क्योंकि ये 3 हो गया, देख लीजिए माइनस, क्योंकि यहाँ पर -2 है ये लेफ्ट में लिखा जाएगा, क्यों -2 जो है 3 से छोटा है, तो हमेशा बड़ी संख्या जो है दाहिनी तरफ होती है, तो इसमें दो संख्याएं लिख दी -2 और 3। अब -2 के लेफ्ट में -∞, क्योंकि इधर जो है ऋणात्मक संख्याएं आ जाएंगे -∞, और 3 से उधर हो जाएगी आपकी ∞। तो यहाँ पर देखिए वास्तविक संख्या रेखा पर हमें 3 अंतराल प्राप्त होते हैं। देखो पहला अंतराल हो गया -∞ -2, देख लीजिए एक अंतराल ये प्राप्त हो गया, दूसरा हो गया -2 3, दूसरा अंतराल प्राप्त हो गया, और तीसरा अंतराल हुआ 3 ∞। तो 3 अंतराल हमको यहाँ पर प्राप्त किए। अब हमने ये देखना है कि ये 3 अंतराल हमको प्राप्त हुए हैं, इन पर किस पर वर्धमान है या किस पर ह्रासमान है। उसके लिए देखो मैंने अभी टेबल बनाना सिखाया था, तो यहाँ पर देख लीजिए ये लिखा हुआ मैंने टेबल में क्या लिखा है, अंतराल f' का मान या f' का चिन्ह भी लिखा होता है, f' का मान, और फलन की प्रकृति यानी फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। तो सबसे पहले ये वाला लिया मैंने -∞ -2। अब -∞ -2 का मतलब हुआ कि -2 से छोटी संख्याएं, देखो ये सबसे बड़ी -2 है, देखो ये छोटी होती है, ये लेफ्ट बड़ी होती है, तो -2 ये मान हम जो है कहाँ f' में रखेंगे, यानी ऋण 2 से छोटी संख्याएं, देख लीजिए। तो यहाँ पर जब ऋण 2 से छोटी, अब ऋण 2 से छोटी अपने दिमाग में मान लीजिए मैं एक संख्या लेता हूँ ऋण 3, अगर ऋण 3 लिखेंगे तो देखो ये ऋण 3 धन 2, तो ऋण 3 धन 2 हो जाएगा, तो वो ऋण आ जाएगा आपका, ऋण 3 धन 2 क्या हो जाएगा ऋण। अगर आप ऋण 4 भी लेंगे तो ऋण 4 धन 2, तो इसका मान ऋणात्मक आएगा। तो ये आपका यहाँ पर देख लीजिए मैंने प्रकृति के लिए यहाँ पर देखो माइनस चिन्ह लिखा हुआ है, ये माइनस चिन्ह किसके लिए लिखा है, इसके लिए, क्योंकि जब ऋण 2 से छोटी संख्या, ऋण 2 से छोटी होती है ऋण 3, तो ऋण 3 धन 2 ये ऋण हो गया आपका। यहाँ पर देखिए और ऋण 2 से छोटी, जैसे माना अभी मैंने ऋण 3 लिया, तो ऋण 3 और ऋण 3, तो ये भी ऋण 6 हो जाएगा, यानी ये भी ऋण आया और ये भी ऋण आया। तो देख लीजिए ऋण गुणा ऋण, याद रखिए, फिर से देख लीजिए ऋण 2 से छोटी संख्या लेनी है, ऋण 2 से छोटी संख्या माना मैंने ऋण 3 लिया, तो ये देखो ऋण 3 धन 2 ये भी ऋणात्मक आ गया, और ऋण 3 ऋण 6 ये भी ऋणात्मक आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऋण
इंटू ऋण बराबर क्या हो गया, धन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का गुणा नहीं हो रहा, इसका भी और इसका। इस 12 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि ये तो केवल एक संख्या है, इसका जो है कोई प्रभाव नहीं, इसका चिन्ह वैसे भी धन है आपका। तो ऋण इंटू ऋण बराबर हो गया आपका धन, और धन इज ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है। तो आपका क्या हो गया कि f जो है आपका जो है, इसका मतलब कि फलन f जो है f डैश x का मान यदि धनात्मक है तो f जो है निरंतर वर्धमान है, किस पर, माइनस इनफाइनाइट और 2। दूसरा अंतराल ले लिया माने -2 3, -2 3, -2 3, इसमें देखो f डैश x का मान लिखा है, f डैश x का मान या चिन्ह f डैश x में -2 3 का मतलब क्या हुआ, -2 से बड़ी और 3 से छोटी। तो -2 से बड़ी संख्या माना हम -1 लेते हैं, -2 से बड़ी संख्या क्या लेते हैं, -1 लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आप f डैश x का मान, अगर हम इसको -1 लें तो -1 + 2 ये धनात्मक आ जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो धनात्मक आ जाएगा। और -1 और -3 ये क्या आ गया आपका, -4 यानी ऋणात्मक आ गया, ये धनात्मक आ गया और ये ऋणात्मक आ गया। तो यहाँ पर लिखा मैंने धन इंटू ऋण बराबर ऋण होता है और लेस देन 0। एक चीज़ है इसमें, दूसरी संख्या 3 भी है, तो अगर 3 को भी आजमा के देखिए, 3 से छोटी, देखो ऋण 2 से बड़ी तो मैंने आजमा दी, जैसे माना ऋण 1 आजमा दिया, और ऋण 3 से छोटी, ऋण 3 से छोटी माना अगर मैं ऋण 3 से छोटी अगर मैं 2 आजमा देता तो 2 रखने से क्या हो जाता आपका 2 धन 2, तो 2 धन 2 4 ही होता है, 2 धन 2 मानी धनात्मक हो गया। तो वैसे भी मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ, धनात्मक ही रखा हुआ है। और यहाँ पर हो जाएगा 2 ऋण 3, तो 2 ऋण 3, क्योंकि 3 से बड़ी नहीं होनी चाहिए तो 2 रखा मैंने, 3 से छोटी होनी चाहिए तो 3 से छोटी, 2 ऋण 3, 2 ऋण 3 ऋणात्मक हो गया, तो ये ऋण आ गया। तो धन गुणा ऋण बराबर ऋण इज लेस देन 0, इसका मतलब हुआ f डैश x का मान जो है नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो f निरंतर क्या है, इसमें ह्रासमान है इस पर। तीसरा आपका जो देख लीजिए, आपका ये तीसरा वाला 3 इन्फिनिटी, 3 इन्फिनिटी का मतलब होता है इनफाइनाइट 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए इसी फलन में फिर f डैश x बराबर, अगर 3 से बड़ी रखेंगे, माना हमने 4 रख दिया तो 4 धन 2 कितना हो गया, 6 यानी धनात्मक हो गया, और 4 ऋण 3 क्या हो गया, ये भी धनात्मक हो गया, 4 में 3, 4 रखो 5 रखो कुछ भी रखो, लेकिन ये 3 से बड़ी रखनी है तो ये भी धनात्मक हुआ और ये भी धनात्मक हुआ। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है धन इंटू धन बराबर धन हो गया और इज ग्रेटर देन 0, धनात्मक संख्या 0 से बड़ी होती है, और जब f डैश x का मान जो है 0 से बड़ा होता है तो f क्या हो जाता है, निरंतर वर्धमान हो जाता है। तो देख लीजिए आप, माइनस इनफाइनाइट -2 तथा 3 और इनफाइनाइट में फलन क्या है, निरंतर वर्धमान है, और -2 3 में जो है फलन क्या है, निरंतर क्या है आपका ह्रासमान है। इस प्रकार से ये टेबल की सहायता से जो है आसानी से, लेकिन इनमें मान रखना आपको आना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखो, आपको बता रहा हूं, देख लीजिए, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें प्रदत्त फलन f(x) बराबर sin 3x, x बिलोंग्स टू 0 to π/2, 0 to π/2 क्लोज इंटरवल में है, 0 और π/2 दोनों शामिल हैं, यानी प्रथम चतुर्थांश कह सकते हैं आप इसको, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक में नंबर 1 जो है वर्धमान है, नंबर बी ह्रासमान है, यानी सेम है, सवाल बिल्कुल सेम है। तो देख लीजिए f(x) बराबर है 3x, तो f डैश x बराबर क्या हो जाएगा आपका, मैंने कई बार बताया ये 3 आगे आ जाएगा, 3 और sin 3x का डिफ्रेंसिएशन होता है आपका cos 3x। वैसे भी अब डिफ्रेंसिएशन बताने का वक्त नहीं रह गया है क्योंकि आपने इतना डिफ्रेंसिएशन कर दिया है, फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको, sin 3x का पहले 3x के सापेक्ष करेंगे तो cos 3x आया, और फिर 3x का डिफ्रेंसिएशन 3 आया, तो ये 3 ये लिखा, 3 cos 3x हो गया आपका। अब देख लीजिए फिर क्या किया था इस पिछले समझ कि f डैश x बराबर पहले क्या ले लेते हैं 0, तो f डैश x बराबर 0 ले लेते हैं, तो 3 cos 3x बराबर 0, 3 cos 3x बराबर 0, तो इसका मतलब cos 3x बराबर 0, ये 3 तो जो है 3 का भाग चले गया तो 0 हो गया। अब cos 3x बराबर 0 बराबर देख लीजिए, ये 3x बराबर क्या हो जाएगा आपका π/2, क्यों हो जाएगा, अब देख लीजिए
जीरो किसका मान होता है, कॉस के किस कोण का मान जीरो होता है, 90 डिग्री का मान जीरो होता है। तो 90 डिग्री का मान, और यहाँ पर देख लीजिए अंतराल भी 0 और π/2 है, ज़्यादा नहीं है, 0 से लेकर के और 90 डिग्री तक है। इससे आप न तो कम और नहीं अधिक जा सकते हैं, तो एक ही मान आएगा आपका जो है 3x बराबर π/2 हो गया आपका। ये आपका, हाँ लेकिन ये x का मान है 0 से π/2। हाँ एक चीज़ याद रखिए, ये x बिलोंग्स टू 0 π/2 है, x का मान 0 से π/2 है, ये तो 3x का मान है। तो 3x बराबर देख लीजिए आपके, क्योंकि 0 जो मान होता है आपका, एक तो आपका जो है 90 डिग्री का होता है और एक 270 डिग्री का मान 0 होता है। याद रखिए किसका, कॉस, किसके, कॉस, यानी कॉस π/2 का मान 0 होता है और कॉस 3π/2 का मान क्या होता है, 0 होता है। ये दो मान जो है आपके क्या होते हैं, 0 होते हैं। 3x का मान जो मैं बात कर रहा था, x का मान होना चाहिए इन दोनों की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 0 से π/2 तक होना चाहिए। तो आपका 3x बराबर देख लीजिए, cos 3x बराबर 0 है, तो cos के किन किन कोणों के मान 0 होते हैं, या तो 90 डिग्री का होता है यानी π/2 का होता है, या 270 डिग्री का मान होता है यानी 3π/2 का मान होता है। तो आपका 3x बराबर ये दो मान प्राप्त हो गए, यहाँ देख लीजिए, इसलिए x बराबर हो गया आपका, देख लीजिए ये 3 का भाग चले जाएगा तो एक तो π/6 आ जाएगा, और एक जो है 3 का यहाँ भाग चले जाएगा तो 3 कट जाएगा π/2, यानी x की दो वैल्यू प्राप्त हुई, π/6 और π/2। ये दोनों वैलिड वैल्यू है, क्योंकि π/6 भी इसके बीच में है और π/2 भी इसमें शामिल है। देख लीजिए π/6 इसमें शामिल है, तो ये दोनों सही मान है ये। तो यहाँ पर क्या किया हमने, एक जो है आपकी जो है संख्या रेखा बनाई, वास्तविक संख्या रेखा। यहाँ पर देख लीजिए ये एक मान देखो बीच में रखा मैंने, एक तो π/6 रखा और एक π/2 रखा, π/6 और π/2 रखा, और इसके देखो ये छोटी वाली पहले रखी, ये बाद में, और इसके लेफ्ट में हमने क्या रखा, 0। जैसा हम पिछले प्रश्न में क्या रख रहे थे, लेफ्ट साइड में माइनस इनफाइनाइट रख रहे थे और इसके राइट साइड में क्या रख रहे थे, इनफाइनाइट रख रहे थे। लेकिन इसमें वो इनफाइनाइट क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर x की जो वैल्यू है ये 0 से ये कम नहीं हो सकती है। देख लीजिए 0 शामिल है, ये छोटी जो लोअर लिमिट है वो 0 है, तो 0 से कम नहीं हो सकती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या रखा, 0 रखा यहाँ पर। और यहाँ जो है π/2 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो π/2 से ज़्यादा माने अब इससे बड़ी संख्या, ये स्वयं π/2 तो आ गई है, इससे बड़ी नहीं आ सकती है यहाँ, ये नहीं कि यहाँ इनफाइनाइट रख देंगे। तो यहाँ पर हमको जो है दो जो है असंयुक्त अंतराल प्राप्त हुए हैं, दो अंतराल, एक तो 0 to π/6 प्राप्त हुआ है और दूसरा π/6 to π/2, दो अंतराल हमको क्या हुए हैं यहाँ पर प्राप्त हो गए हैं, 0 to π/6 और π/6 to π/2 प्राप्त होते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने टेबल नहीं बना रखा है, तो देखो ये पहले अंतराल में 0 to π/6 में, अगर यहाँ पर 0 to π/6 रखें तो हम मान किस में रख रहे थे, f' में। तो f' का मान है 3 cos 3x। तो देख लीजिए अगर आप जो है x का मान 0 से लेकर के π/6 तक रखें, 0 से लेकर के और π/6 तक रखें, तो ऐसी स्थिति में f' का मान f' का मान जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। यानी या तो 0 के, देखिए आप देखो इसमें दोनों शामिल हैं, 0 भी शामिल है और π/6 भी शामिल है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, अगर x का मान आप 0 रखते हैं, ये देखो ये है यहाँ पर f' का मान ये है 3 cos 3x है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अगर आप 0 रखते हैं तो ये cos 0 हो जाएगा। अब cos 0 का मतलब हो गया आपका, cos 0 का मतलब होता है आपका कितना होता है, 1 होता है। cos 0 का मतलब हो गया आपका 1 हो गया, तो एक तो ये 1 प्राप्त हो जाएगा और दूसरा जो है माने 1 हो जाएगा, माने ग्रेटर देन 0, क्या 1 माने धनात्मक हो जाएगा, 1 और 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 तो धनात्मक हो जाएगा, तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और दूसरा π/6 रखते हैं, याद रखिए अगर यहाँ पर x की जगह पे π/6 रखते हैं, हम दोनों मान रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लोज इंटरवल है। π/6 अगर इसकी जगह पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × π/6 माने π/2, और π/2 का मतलब हो जाएगा आपका कितना, 0 हो जाएगा आपका π/2 माने साइन ये cos π/2 पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका,
कि इस मान पर जीरो, इसका मान जो है ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। देखिए जब मैंने यहाँ पर जो है जीरो रखा तो इसका मान 3 आया, इसका मान जो है 3 आया। क्यों? कॉस 3 गुणा जीरो मैंने कॉस जीरो होगा, कॉस जीरो का मान 1, 3 एकम 3 यानी ग्रेटर देन जीरो आया। और जब हमने यहाँ पर जो है आपका जो है पाई बाई 6 रखा तो इसका मान जो है आपका जीरो आया। तो अंतराल 0 to π/6 में एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर और इक्वल टू जीरो आया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस अंतराल में 0 to π/6 में फलन क्या है आपका, यह क्या है, वर्धमान है। इसी प्रकार से π/6 और π/2, π/6 में तो आपने यहाँ पर देख ही लिया अभी कि π/6 अगर यहाँ पर हम x का मान रखेंगे तो इसका मान जो है जीरो आ जाएगा आपका। π/6 मानी 3 इंटू π/6 मानी π/2 cos π/2 का मतलब जीरो, 3 इंटू जीरो तो जीरो आ जाएगा। और दूसरी बात π/6 से ऊपर अगर आप बड़ी संख्या रखेंगे π/2 तक रखेंगे तो π/2 तक रखने में क्या हो जाएगा आपका, यह जब इसका मान जो है π/2 रखेंगे तो इसका मान जो है 3π/2 यानी आपका जो है क्या हो जाएगा, इसका मान नेगेटिव आ जाएगा। इसका मान जो है 3π/2 270 तीसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। याद रखिए 3 और x का मान π/2 रखेंगे, 3π/2 270 डिग्री हो गया मानी नेगेटिव आ जाएगा। cos का मान तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, तो ये मान नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है तथा अंतराल π/6 π/2 में एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो है। तो अतः इस पहले वाले अंतराल में फलन क्या है आपका, वर्धमान है, और दूसरे फलन में मान क्या है, ह्रासमान है। ये देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जैसे मैंने π/2 आजमाया तो π/2 ये देख लीजिए 3π/2 270 का मतलब ये तीसरा चतुर्थांश हमें मान से मतलब नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव मान प्राप्त हो रहा है। तो नेगेटिव माने लेस देन जीरो। तो इस प्रकार से इस अंतराल में जो है फलन का मान जो है हम चाहते टेबल के हिसाब से भी बना सकते थे, यहाँ पर हमने डायरेक्ट किया है। अब देख लीजिए एक और सवाल है यहाँ पर, अंतराल ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल 13 है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन f(x) बराबर sin x प्लस cos x, x लाइज बिटवीन 0 to 2π। x 0 से लेकर के, जिसमें 0 सम्मिलित नहीं है लेकिन 2π सम्मिलित है, आपने sin x प्लस cos x ये बताना है। द्वारा प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान है। आपने बताना है कि वर्धमान किस पर है, ह्रासमान किस पर है। तो देख लीजिए बिल्कुल सेम सवाल है, सिर्फ अलग सवाल है, इसलिए इसको करा रखा है। सॉल्यूशन हो गया इसका, f(x) बराबर sin x प्लस cos x हो गया, sin x प्लस cos x हो गया। इसलिए एफ डैश एक्स, जैसे हम डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं तो ये हो गया sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x हो गया, और cos x का हो गया माइनस sin x। तो cos x माइनस sin x, ये देखो cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x होता है। तो ये हो गया। अब देखो क्या करते हैं हम इसको, सबसे पहले अंतराल ज्ञात करने के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 लेते हैं, इंप्लाइज दैट cos x माइनस sin x बराबर आपका 0 हो गया, इंप्लाइज दैट cos x बराबर sin x। अब ये देखिए यहीं पर छोड़ दिया हमने इसको, cos x बराबर sin x। तो cos x बराबर sin, cos और sin का मान समान किन किन कोणों के लिए समान होता है। एक चीज याद रखिए, या तो पहले चतुर्थांश में होता है दोनों का मान π/4 45 डिग्री के लिए समान होता है, या क्यों, पहले चतुर्थांश में दोनों के दोनों धनात्मक होते हैं, या तो तीसरे चतुर्थांश में। अब तीसरे चतुर्थांश का कोण कैसे निकाला जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर निकालना विषय याद रखिए। तीसरे चतुर्थांश में जो है ये cos भी ऋण होता है और sin भी ऋण होता है। तो देख लीजिए ये तीसरे चतुर्थांश का कोण कैसे निकला, ये पाई प्लस ये, देखो मैंने कहा था आपको दूसरे चतुर्थांश का निकालेंगे तो पाई माइनस ये यानी 180 ऋण थीटा, तीसरे में 180 प्लस थीटा, तो पाई प्लस π/4 हो गए, तो बराबर ये कोण हो गया, एक तो π/4 हो गया और एक हो गया आपका 5π/4। याद रखिए cos x बराबर sin x, यानी cos का और sin का मान बराबर होता है, या तो पहले चतुर्थांश में होता है क्योंकि पहले चतुर्थांश में दोनों धन होते हैं, या तीसरे चतुर्थांश में होता है, तीसरे में दोनों ऋण होते हैं। दूसरे में इसलिए समान नहीं होता है, दूसरे में sin धन होता है cos ऋण होता है, तो समान नहीं हो सकते हैं वहाँ कोई भी कोण। या चौथे में नहीं हो सकता है कि चौथे चतुर्थांश में जो है cos जो है धनात्मक होता है और sin ऋणात्मक होता है। तो दूसरे के लिए ये पहले चतुर्थांश का कोण ये हो गया, और तीसरे चतुर्थांश का जिसमें दोनों ऋण होते हैं ये हो गए। तो x के दो मान आपके ये प्राप्त हो गए। अब हमने क्या किया, इसको
यहाँ पर रख दिया। देख लीजिए संख्या रेखा बनाई यहाँ पर पाई/4 छोटा वाला बाएं तरफ लिख दिया और 5π/4 दाहिने तरफ लिख दिया। अब देखो इसके लेफ्ट और राइट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंतराल ये देखिए इसमें लिखा हुआ x जो है 0 से लेकर 2π तक है, तो इसके लेफ्ट में 0 आ जाएगा और राइट में क्या आ जाएगा 2π आ जाएगा। अब देख लीजिए कि ये आपको यहाँ पर देखो दो मान प्राप्त हुए, एक पिछले सवाल आया था, इसमें 3 अंतराल प्राप्त होंगे 0 to π/4, π/4 to π/4 5π/4 और 5π/4 2π। तो 3 अंतराल हमको क्या हो गए, प्राप्त हो गए। अब इस देखो ये टेबल की सहायता से हमने इसको हल कर रखा है। तो पहले 0 π/4, अब f डैश देखो अंतराल है 0 to π/4, तो f डैश x का मान देख लीजिए यहाँ पर f डैश x cos x माइनस साइन x 0 और π/4, 0 से लेकर और π/4 का देखो cos x f डैश x जो है, तो ये माना कोई भी कोण ले दें 0 से अधिक हो, π/4 से है, तो इसका मान जो है ग्रेटर देन 0 होता है। अब आप बोलेंगे ग्रेटर देन 0 क्यों हुआ इसका मान, देख लीजिए यहाँ पर cos माना हम आपका 0 से बड़ा और 45 से छोटा, π/4 माने 45 से छोटा, तो हम 30 डिग्री लेते हैं, माना π/6 30 डिग्री लेते हैं, तो cos 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। और ये cos 30 डिग्री का मान होता है आपका वर्गमूल 3/2 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो याद रखिए ये जो है इसमें से इसको घटा के धनात्मक आ जाएगा। वर्गमूल बटे में 2 तो है ही, वर्गमूल 3 में से 1 घटा, वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732 में 1 घटाएंगे तो 0.73 माने धनात्मक आ गया। कुल मिला के याद रखिए मैंने एक एंगल लिया 0 से 45 के बीच का 30 डिग्री लिया, तो cos 30 डिग्री का मान वर्गमूल 3/2 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। वर्गमूल 3/2 बड़ा होता है, ये छोटा होता है, तो घटा के क्या आ जाएगा आपका धनात्मक आ जाएगा। ग्रेटर देन 0 लिखा मैंने, इसलिए f क्या है यहाँ पर वर्धमान। यहाँ पर वो चिन्ह नहीं आया, ये क्योंकि गुणनखंड तो है नहीं, माइनस माइनस का धन ऐसा नहीं आया, f जो है वर्धमान फलन है आपका। दूसरा देख लीजिए, दूसरा अंतराल है आपका π/4 5π/4, 5π/4 इसमें क्या है π/4 से बड़ा और 5π/4 तक देख लीजिए। π/4 माने 45 से बड़ा, 45 से बड़ा माना कि चलो हम जो है क्या लेते हैं यहाँ पर 60 डिग्री लेते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर cos 60 डिग्री का मान यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, cos 60 डिग्री का मान 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3/2। तो ये देखो छोटे में बड़ा घटाएंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, लेस देन 0, f ह्रास मान है। और 5π/4 और 2π/4, अब 5π/4 और 2π/4 से 2π तक क्या हो जाएगा, माना 5π/4 का मतलब है तीसरे चतुर्थांश में, तो तीसरे चतुर्थांश में जो है इसका मान जब आप हिसाब किताब लगाएंगे तो ग्रेटर देन जो है इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो इस पे f जो है क्या हो जाएगा वर्धमान हो जाएगा। तो इसमें हमने निकाल के बताया, जरा इस पे आपने ध्यान देना है क्योंकि हमारे वीडियो क्लिप का टाइम समाप्त होने वाला